हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज की खबरों में नोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और नोट करते जाइए जो चीज़ आप आज पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक एग्रीमेंट पढ़ते हैं। भारत और यूएई की सरकार के बीच में टोटल जो है 5 एग्रीमेंट पे साइन किए गए हैं। ठीक है, टोटल 5 एग्रीमेंट हुए हैं। 5 में से 4 मैं आपको बता रही हूँ, जिनकी डिटेल्स थोड़ी थोड़ी आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है कि गुजरात सरकार के द्वारा अबू धाबी की एक कंपनी है, कंपनी का नाम याद मत रखिएगा, अबू धाबी की कंपनी है। इस कंपनी के साथ में समझौता हुआ है किस चीज को लेकर के? ये बच्चे आपका गुंडनपारा, बावला और अहमदाबाद, इन 3 जगहों में जो है आपका फूड पार्क डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, तो गुजरात सरकार का हुआ है फूड पार्क डेवलप करने को लेकर के। अगला जो आपका समझौता है ये है आपका न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के। पहली बार जो है भारत और यूएई के बीच में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के हुआ है। तो अभी कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि यूएई में जो है आपका बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट बना है, जो कि इस क्षेत्र का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो बच्चे इसके संचालन को लेकर के भारत की जो कंपनी है ये है आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के साथ में इन्होंने क्या किया है? समझौता किया है। अगली जो आपकी एग्रीमेंट है वो ये है कि एलएनजी जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है, इसके लॉन्ग टर्म सप्लाई के लिए भी आपका क्या किया गया है? एग्रीमेंट किया गया है। इसमें आपकी भारत की कौन सी कंपनी है? इसमें आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच में जो है आपका, इन दोनों कंपनियों के बीच में ये समझौता हुआ है। अगला जो आपका एग्रीमेंट है जो आपको याद रखना है वो है आपका ये अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक, एक तेल क्षेत्र के लिए भारतीय कंपनी ऊर्जा भारत और ADNOC के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो बच्चे इतनी जो है आपकी चीज़ें हैं, अधिकतर जो आपकी चीज़ें हैं, देखिए पेट्रोलियम हो गया आपका, ये जो ऑनशोर ब्लॉक एक तेल क्षेत्र है, पेट्रोलियम को लेकर के हुआ है। यहाँ पे जो है आपका फूड पार्क डेवलप करने को लेकर के हुआ है। यहाँ पे जो है आपका हुआ है LNG को लेकर के, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर के, और सबसे ऊपर जो है आपका ये न्यूक्लियर पावर एनर्जी को लेकर के हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर में जो है आपके क्या है, अलग अलग एग्रीमेंट है। बस आपको याद रखना है कि इसमें कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व है। यहाँ पे आपका एक स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो स्टेट गवर्नमेंट का नाम याद रखना है। ठीक है, भारत की तरफ से आपका IOCL हो गया। ठीक है, भारत की तरफ से आपका न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गई। तो जो जो कंपनियां, जो जो सरकारें यहाँ पे इन्वॉल्व है, उसे याद रखिएगा। ठीक है, अब ये 4 एग्रीमेंट के बारे में बच्चे, यूएई के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा सहयोग जो है, हमारे जो रिश्ते हैं यूएई के साथ में, वो किस तरीके के हैं। कोई ना कोई सहयोग, किसी न किसी तरीके से कोई यात्रा जो है आपकी यहाँ पे, या तो इस देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आएंगे, या तो फिर हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष जो है इस देश में जाएंगे ना। तो काफ़ी बेहतरीन जो है आपके दोनों देशों के क्या है, रिश्ते धीरे धीरे बन रहे हैं। तो यूएई के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है हमारे मित्र राष्ट्र है। ठीक है, तो बच्चे क्या क्या पता होना चाहिए आप यूएई के बारे में? देखिए, यूएई के बारे में जो पहली चीज़ है वो याद रखिएगा, यूएई के जो वर्तमान क्राउन प्रिंस है, जिन्होंने इन समझौते पे सिग्नेचर किए हैं ना, उनका नाम क्या है? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, अब इसे कैसे भी करके अल नाहयान याद करिए, बिन जायद याद करिए। ठीक है, कोई भी पोर्शन इस नाम का याद करिए, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है ये, इसके जो है क्राउन प्रिंस है। उसके अलावा अबू धाबी, आपने देखा होगा कि समझौते में कितनी बार अबू धाबी का नाम आया है। तो बच्चे यूएई जो है ना, जैसे हमारे देश में स्टेट है, राज्य है, उसी तरीके से यूएई में जो है आपके क्या है, राज्य नहीं कहा जाता है। यूएई में स्टेट नहीं कहा जाता है। यूएई में उन जगहों को जो है आपको क्या कहा जाता है, यहाँ पे उन्हें कहा जाता है एमिरेट, यानी कि अमीरात कहा जाता है। ठीक है, तो अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात का एक क्या है, 7 अमीरातों में से एक है। टोटल यहाँ पे 7 अमीरात है। अभी मैं आपको नक्शे में दिखाती हूँ। उन 7 अमीरातों में से जो सबसे बड़ा अमीरात है वो है आपका अबू धाबी। ठीक है, और इसकी कैपिटल भी कहाँ पे है? अबू धाबी में है। उसके अलावा बच्चे, अगर हम अबू धाबी की बात करें तो इसका जो जितना भी हिस्सा है, उसका लगभग 1/4 हिस्सा उसे सिर्फ क्या कहा जाता है, यहाँ पे अबू धाबी कहा जाता है। और जितने भी बच्चे ऑयल से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, जितने भी आपके बड़े बड़े क्षेत्र हैं ना, वो सारे के सारे यूएई में आपका यहीं पे है। अब इसका नक्शा देखना आप लोग, देखिए ये इसका मैप है, और ये इसके सारे के सारे क्या है, 7 अमीरात हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आपका यूएई है। यूएई की दक्षिण की तरफ आपका सऊदी अरेबिया है, इधर की तरफ आपका ओमान है, ऊपर की तरफ जो है आपका पर्सियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है। ठीक है, और इसमें जो है आपके 7 क्या है, अमीरात हैं। कौन कौन से 7 अमीरात हैं? यहाँ पे देखिएगा, ये जो अबू धाबी वाला पोर्शन है, लगभग आप लोग देख रहे हैं ना, 3/4 हिस्सा ये पूरा का पूरा जो है आपका अबू धाबी है। ये रहा आपका अबू धाबी। इसकी कैपिटल सिटी भी आपकी यहाँ पे है, अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी के अलावा आप लोग देखेंगे दुबई, ये भी इसका एक अमीरात है। ठीक है, शारजाह ये भी अमीरात है, अजमान ये भी अमीरात है, अल क्वेन ये भी अमीरात है, रस अल खोमै ये भी जो है आपका अमीरात है। आपका यहाँ पे है फुजीरा, ठीक है, फुजारिया सॉरी, ये इसका क्या है, अमीरात है। तो टोटल मिलाकर के मतलब यहाँ पे कितने हैं, 7 अमीरात है। 7
में से जो है आपका दुबई का नाम आपने सुना होगा, शारजाह का नाम आपने सुना होगा, अबू धाबी का नाम आपने सुना है, ठीक है। तो ये सारी के सारी क्या है, इसके अंदर जो है ये सारी के सारे अमीरात हैं। टोटल 7 अमीरात हैं, 7 में से सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो है आपका अबू धाबी, ठीक है। इतना याद रखना बच्चे, ठीक है। तो अबू धाबी हो गया आपका। उसके अलावा इसकी करेंसी कभी बार पूछी जाती है तो याद रखना कि यहाँ पे जो आपकी करेंसी इस्तेमाल होती है उसे कहा जाता है आपका दिरहम। क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं बच्चे, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। कैपिटल अबू धाबी हो गई और करेंसी हो गया आपकी दिरहम। अब अगली जो न्यूज़ है यहाँ पे अपॉइंटमेंट पढ़नी है, लेकिन अपॉइंटमेंट जहाँ पे हुई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। देखिए राजेश वर्मा साहब को एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने को मिला है, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति हुई यहाँ पे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताऊंगी जिसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। देखिए बच्चे जो एनसीआर क्षेत्र है ना, मतलब जो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास जो एरिया है वहाँ पे एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए एक अलग से आयोग बनाया गया है। उस आयोग को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ठीक है। तो ये जो कमेटी है बहुत पुरानी कमेटी नहीं है। इस कमेटी के जो आपका आयोग बना है, इस कमीशन के जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं, जो चेयरपर्सन बने हैं, इनका नाम है राजेश वर्मा। ये करंट अफेयर का हो गया, लेकिन इस कमेटी के बारे में बच्चे जो मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या याद रखना है आपको। सबसे पहले याद रखिएगा अगस्त 2021 में सरकार के द्वारा एक वैधानिक निकाय के रूप में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की स्थापना की गई थी। किस प्रकार का निकाय है, वैधानिक निकाय है। उसके बाद है आपका CAQM ने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण का स्थान लिया था। इसका मतलब है कि इससे पहले जो एनसीआर वाला क्षेत्र था यहाँ पे एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इससे पहले जो है आपका कौन सा था, CAQM था, ठीक है। ये आपका कौन सा, सॉरी इससे पहले आपका कौन सा था बच्चे, इससे पहले था आपका EPCA, एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है। अब EPCA नहीं है, अब जो है इस कमीशन को कहा जाता है आपका CAQM, ठीक है, ये कहा जाता है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि इस आयोग का, ये जो आपका आयोग बना है, कमीशन बना है, ये किस लिए बनाया गया है बच्चे। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ये है कि जो एनसीआर वाला नेशनल कैपिटल रीजन वाला जो क्षेत्र है, और पंजाब हो गया आपका, हरियाणा हो गया आपका, यूपी हो गया आपका, और राजस्थान हो गया, ठीक है, इनके सहित इनके पड़ोसी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों की पहचान करना और उनका समाधान करना, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एनसीआर वाला क्षेत्र है और एनसीआर से रिलेटेड जितने भी आपके ये स्टेट हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन स्टेट में जो एयर क्वालिटी है वो अगर खराब हो रही तो उसकी रीज़न क्या है, अगर वो खराब है तो उसे किस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो बेसिकली जो हवा बचे एनसीआर की आसपास की है उसको शुद्ध करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसकी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए जो है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। और आपको मैंने ईयर बता दिया है कि ये बहुत पुराना नहीं है, ये 2021 में बनाया गया है भारतीय सरकार के द्वारा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका इसका स्टैटिक पोर्शन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एनसीआर और उसका जो एडजॉइनिंग एरिया है, यहाँ पे एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए जो आपका कमीशन बनाया है, इस कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मिस्टर राजेश वर्मा को। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये है मिस्टर अमित शाह के द्वारा मुंबई समाचार की 200 साल की यात्रा पर वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम आपको पूछा जाएगा तो डॉक्यूमेंट्री का नाम आपको याद रखना है मुंबई समाचार 200 नॉट आउट, ठीक है। तो 200 साल हो चुके बच्चे इस पत्रिका को, ठीक है। मुंबई समाचार 200 नॉट आउट नाम से जो है इस पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है और इस डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च किया गया है हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह के द्वारा। अब थोड़ा सा मुंबई समाचार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि मुंबई समाचार एशिया का सबसे पुराना लगातार प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है, ठीक है। 1822 में फरदुंजी मर्जबान के द्वारा स्थापित यह पत्रिका गुजराती भाषा में और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है आज भी। मुंबई समाचार के प्रबंध निदेशक होरुमजी एन कामा थे, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो अभी वेबसाइट ये जो आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं बच्चे, ये डॉक्यूमेंट्री जो है सबसे पहली बार जो है अपनी लॉन्च की गई थी। अभी जो है इसका फाइनल आप कह सकते हैं कि फाइनल आपका इसका लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखबार के द्विशताब्दी समारोह में मुंबई समाचार 200 नॉट आउट का ट्रेलर लॉन्च किया था। अभी जो है आपकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हुई है, ठीक है। तो मुंबई समाचार 200 नॉट आउट याद रखिएगा एक डॉक्यूमेंट्री है और मुंबई समाचार की हिस्ट्री को दिखाने वाली आपकी डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है बच्चे। 200 साल से ज़्यादा जो है इस मुंबई समाचार को होने वाले हैं लगातार। एक तो ये कंटिन्यू जो है आपका पेपर छप रहा है, दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी भाषा में छपता है। तो मुंबई समाचार जो है आपकी 2 भाषाओं में छपता है, ये जो मैगजीन है गुजराती भाषा में और अंग्रेजी भाषा में जो है आपकी ये छपती है, इतना आपको याद रखना है। अगली जो आपकी न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नवगठित अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की पहली शासी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता में पहली बोर्ड की बैठक की जो है
आपके अध्यक्षता की है। अब यहाँ पे एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका नाम है ANRF। ANRF का मतलब क्या है बच्चे? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा ना, अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है आपका रिसर्च, ठीक है, तो रिसर्च के लिए बनाया गया आपका फाउंडेशन है। और अभी 2024 में जो है इसकी पहली बैठक हो रही है नई दिल्ली में, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपका इवेंट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? इसके बारे में याद रखिएगा कि जो आपका ANRF है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत की गई है, ठीक है, इसकी सिफारिश पर की गई है। NRF अधिनियम 2023 के तहत स्थापित फाउंडेशन का उद्देश्य भारत के विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में अनुसंधान यानी कि रिसर्च को वित्त पोषित करना है, उनका समन्वय करना है और उन्हें बढ़ावा देना है, ठीक है। तो जो रिसर्चेज होती हैं बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, उनको बढ़ावा देना, उनको इंक्रीज करना, उनको फंड देना जो है इसका काम है। और ये जो है आपके 2023 के एक एक्ट के तहत बनाया गया क्या है? एक फाउंडेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 वाली है ना, इसमें सिफारिश की गई थी कि इस तरीके से जो है आपका अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए जो है आपका एक अलग से फाउंडेशन, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाना चाहिए। और उसने जो है अभी आपका 2024 से काम करना शुरू किया है, ठीक है। 2023 में आपका एक एक्ट आया था, अधिनियम आया था, उसके तहत जो है आपका बना है। इसका नाम है ANRF अधिनियम 2023, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, अनुसंधान के लिए बनाया गया एक आपके क्या है ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पूरा नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। और ये आपका लोकेटेड है नई दिल्ली में ही, ठीक है, वहीं पे जो है आपका ये काम करेगा। और इसमें जो है आपके पहली बार इसकी बैठक हुई है नई दिल्ली में ही, ठीक है। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हम एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि तेलंगाना में जो है आपका ये स्पोर्ट्स टूर्नामेंट शुरू हुआ है। इस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का नाम है आपका इंटर कॉन्टिनेंटल कप, ठीक है, मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप बच्चे ये आपका है। इसमें जो है आपका पुरुषों की फुटबॉल टीम हिस्सा लेती है। इसका जो विजेता है वो हमें मिल गया है। पिछली बार भारत ने जीता था, इस बार जो है आपका सीरिया ने जीता है, ठीक है। सीरिया ने किसे हराया है? इंडिया को फाइनल में हराया है और इन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है, ठीक है। ये तो हो गई करंट की बात। इसका भी मैं आपको स्टैटिक बताती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के लिए। क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बच्चे आपका अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस बार 2024 में इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। कौन सा वाला एडिशन था? ये था आपका चौथा, ठीक है, चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप था। उसके अलावा याद रखिएगा कि इससे पहले क्या कहा जाता था? इससे पहले नेहरू कप कहा जाता था, ठीक है। और आमतौर पर बच्चे जो आपका इंटर कॉन्टिनेंटल कप है इसमें जो है 4 कंट्रीज जो है हिस्सा लेती हैं, लेकिन इस बार जो है 3 ही देशों ने हिस्सा लिया था। कौन कौन सी कंट्रीज थी इस बार? इस बार इंडिया थी, सीरिया थी और आपका मॉरिशस था, ठीक है। हमेशा ऐसा होता है कि 4 देश इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। और याद रखना बच्चे कि इसमें जो एशियन कंट्रीज है ना वही इसमें हिस्सा वो उसके अलावा जो है आपका बाकी कंट्रीज भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इसमें आपका सीरिया है ना, तो सीरिया जो है आपका सीरिया के द्वारा इंडिया को हरा दिया गया है। और ये जो आपका इंटरकॉन्टिनेंटल कप हम जिसे कह रहे हैं ना, इससे पहले नेहरू कप कहा जाता था। अब जो है इसने नेहरू कप को रिप्लेस करके जो है आपका इंटर कॉन्टिनेंटल कप बना है। इसमें जो है आमतौर पर अभी तक जो आपके 3 एडिशन हुए हैं उसमें जो आपका 4 टीमें थी, लेकिन 2024 में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप में जो है आपकी सिर्फ 3 देश हैं, इंडिया है, सीरिया और आपका मॉरिशस है। तीनों के बीच में मैचेस हुए और फाइनल जो है आपका सीरिया ने इंडिया को हरा करके जीत लिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। अब छोटी छोटी खबरों की बात करते हैं, छोटी छोटी भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। सेमिकॉन एक क्या है बच्चे, एक नेशनल सेमिनार होता है, हर साल होता है। 2024 का जो आपका सेमिकॉन इंडिया हुआ है ये आपका हुआ है कहाँ पे? ये जगह आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। अब एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सेमीकंडक्टर का मार्केट है उसके बारे में आपको कुछ बताती हूँ, थोड़ा सा याद रखिएगा। इंडिया की एक इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारतीय जो सेमीकंडक्टर मार्केट है, ठीक है, इसका जो वर्तमान में बच्चे मूल्य है, वैल्यू है, वो लगभग जो है आपका $23.2 बिलियन है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि भारत की सरकार जो है आपका इस मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा जो है दिलचस्पी दिखा रही है, ठीक है। तो ऐसा अनुमान उन्होंने लगाया है कि अगर हम 2028 तक देखें तो 2028 तक ये जो मार्केट आपको 23.2 बिलियन का दिख रहा है ना बच्चे, ये बढ़कर के जो है आपका हो जाएगा 80.3 बिलियन का, ठीक है। तो इसमें जो है एक तो मार्केट बनाने की क्यों है बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो कन्वेंशनल जो सोर्सेस एनर्जी के उसे रिप्लेस करने के लिए सरकार जो है लगातार कुछ ना कुछ कर रही है ना। सोलर एनर्जी है आपका, विंड एनर्जी,
स्पेस पे फोकस किया जा रहा है, साथ में जो आपके ईवीज हैं उस पर फोकस किया जा रहा है, तो सेमीकंडक्टर की मांग जो है वो कम नहीं होने वाली है, धीरे धीरे इसका मार्केट जो है इंडिया में बढ़ेगा ही। तो इस मार्केट की जो वैल्यू है आज वर्तमान में वो लगभग जो है आज की 23.2 बिलियन है, और इसका जो है आपका अनुमान लगाया गया है 2028 तक ये बढ़कर के आपकी 80.3 बिलियन डॉलर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, आप लोगों के लिए बढ़िया है, सेमीकंडक्टर वाली जितनी भी आपकी कंपनीज है सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। तो ये बच्चे आपका है फ्यूचर हमारा 2028 में इतना बड़ा ये मार्केट आपका होने वाला है। ठीक है, अगली जो आपकी न्यूज़ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये दिया जाते हैं नर्सिंग के क्षेत्र में, याद रखिएगा। ठीक है, नर्सेस को दिया जाता है। आपको पूरी नर्सेस के जितने भी आपकी नर्सेज होती है, विनर्स होती है, उनके नाम नहीं याद रखने होते, बस इतना याद रखना होता है कि कितने लोगों को दिया गया है। तो इस बार ये सम्मान जो है 15 नर्सों को दिया गया है। ठीक है, और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा 1973 में की गई थी। ठीक है, अब ये जो नाम है ना फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये यहाँ पे बच्चे भारत में इनके नाम पे सम्मान दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो महिला हैं ये ग्लोबली बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगी, बहुत बार बच्चे इनसे रिलेटेड जो है आपका प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम पे। ठीक है, अब इनके बारे में क्या क्या आपको याद रखना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इनका जो जन्म है ना ये आपका 12 मई को हुआ है, और 12 मई को ही बच्चे पूरे विश्व भर में जो है आपका नर्सेस डे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इनका जो नर्सेस डे है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे पे ही मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध कौन से युद्ध से था आपको पूछा जाएगा, तो इनका संबंध था आपका क्रीमियन वॉर से। ठीक है, जब बच्चे क्रीमियाई वॉर हुआ था ना, युद्ध हुआ था, तो उसमें जो सैनिक थे, जो घायल सैनिक थे, इनको जो है रात रात भर जग करके जो है इन्होंने इन सैनिकों की देखभाल की थी, इसीलिए जो है इनका एक निकनेम है, इन्हें कहा जाता है द लेडी विद द लैंप। ठीक है, ये रात रात भर जिन सैनिकों को पट्टी करती होंगी उनको जो है देखने जाया करती थी लैंप लेकर के, इसीलिए जो है इनका निकनेम पड़ गया द लेडी विद द लैंप। ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चे इनके बारे में। आपने जो है किसी भी उससे बोर्ड से किया होगा अपना एकेडमिक्स 12th तक का, तो उसमें बच्चे फ्लोरेंस नाइटिंगेल कभी ना कभी जो है आपने एक चैप्टर जरूर पढ़ा होगा द लेडी विद द लैम्प नाम से। ठीक है, तो वही फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, और उन्हीं के नाम पे जो है भारत में एक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और वो पुरस्कार जो है नर्सेस को दिया जाता है। इस बार 2024 में 15 नर्सों ने जो है आपका पुरस्कार जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगली जो आपकी छोटी खबर है वो एक नई बुक है, और इस नई बुक का नाम क्या है? इस नई बुक का नाम है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है, किसने लिखी है? केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे। मिस्टर सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है ये, और इन्होंने एक पत्रकार लेखक की मदद से किताब पूरी की है। तो पत्रकार लेखक का नाम है रशीद किदवई। रशीद किदवई की सहायता से इन्होंने जो अपनी आत्मकथा है राजनीति में 5 दशक, ये जो है इन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, शशि कुमार शिंदे। अगली जो आपकी न्यूज़ है बच्चे ये है आपका तेलंगाना सरकार से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के निकट प्रस्तावित AICT में विश्व व्यापार केंद्र की स्थापना के लिए विश्व व्यापार केंद्र संघ के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर एक हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा बच्चे कि जो AICT है ये आपका कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है आपका हैदराबाद के निकट, यानी कि हैदराबाद में आप कहेंगे। ठीक है, तेलंगाना में बन रहा है, और इसी सिटी में जो है आपका एक विश्व व्यापार केंद्र भी बनाया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी बनाया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपका जो है अमेरिका में है ना, उसी तरीके से जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है आपका एक इंडिया में भी बनेगा। और कहाँ पे बनेगा बच्चे? ये आपका हैदराबाद के निकट बनेगा। तो तेलंगाना सरकार ने जो है आपका इस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में हस्ताक्षर समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, ताकि यहाँ पे जो है आपका ये बनाया जाएगा। ठीक है, विश्व व्यापार केंद्र। अगली जो न्यूज़ है बच्चे वो है आपका सौर गठबंधन को लेकर के। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसमें एक नया मेंबर ऐड हो चुका है, और ये नया मेंबर है आपका 101 नंबर का। ठीक है, 101वां नया मेंबर नेपाल के रूप में यहाँ पे आपका मेंबर ऐड हो चुका है। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक याद रखिएगा, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ना ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए आपका गठबंधन है। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या आपको याद रखना है? जो आपका ISA है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये एक वैश्विक अंतर सरकारीय गठबंधन है। इसे 2015 में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया था, और इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पे है? गुरुग्राम भारत में है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट बच्चे हमारे लिए है। 2015 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा जो है फ्रांस के राष्ट्रपति के कहने पर जो है आपका ये मतलब इनिशिएशन किया गया था, और अभी जो है आपके इसमें लगभग पूरे विश्व से अगर आप लोग देखेंगे तो 101 मेंबर इसमें हो चुके हैं। ठीक है, तो जो रिसेंट मेंबर इसमें बना है वो है आपका नेपाल। ये आपको याद रखना, हमारा पड़ोसी देश है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुरुग्राम इंडिया में है। इतना आपको याद रखना है।
अगली जो आपकी छोटी न्यूज़ है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन 25 नवंबर से 30 नवंबर तक होना है भारत में। भारत में कहाँ पे होगा बच्चे? ये होगा आपका नई दिल्ली में, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, सहकारिता गठबंधन, ठीक है, इंटरनेशनल कॉपरेशन जो अलायंस है इसका और वैश्विक सहकारी सम्मेलन, ये दोनों ही जो है इंडिया में होने वाले हैं। इंडिया में कहाँ पे होंगे? ये जो है आपका नई दिल्ली में होंगे। उसके अलावा जो आपका 2025 आने वाला है ना, 2025 जो आने वाला है, ये जो साल है ये आधिकारिक वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किस रूप में मनाया जाएगा? ये आपका मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आने वाला साल है 2025 का, वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस रूप में मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा सहकारिता वर्ष के रूप में। ठीक है, तो ये वर्ष जो है आपका जब मनाया जाएगा तो भारत की तरफ से जो है इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो नई दिल्ली में होना है, नवंबर में होना है। हालांकि जब होगा तो दोबारा से हम लोग पढ़ेंगे ही। ठीक है, लेकिन अभी इतना याद रखिएगा कि सहकारिता से रिलेटेड जो आपका इंटरनेशनल सम्मेलन होता है वो भी इंडिया में होने वाला है, और जो आपका सहकारिता वर्ष है उसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा वो भी आपका भारत में होगा नवंबर महीने में, अभी आपका नवंबर 2024 में। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो अगली न्यूज़ है वो है मिस्टर अमित शाह के द्वारा I4C भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र के पहले स्थापना दिवस को संबोधित किया गया है। ये जो आपका I4C है इसकी स्थापना 2018 में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। अब I4C ये एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे। ठीक है, I4C, I का मतलब है इंडियन और 4C यानी कि यहाँ पे 4 सी हैं। कौन कौन से सी हैं? साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स। ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, इसकी पहली बैठक जो है आपका, इसका जो पहला फाउंडेशन डे है वो अभी आपका सेलिब्रेट किया गया था, और किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। ठीक है, तो इस केंद्र की स्थापना दिवस को जो है आपका संबोधित किया गया। अब बच्चे ये जो आपका सेंटर्स बनाए गए हैं ना साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो यहाँ पे जो है अमित शाह ने अपने भाषण में जो है आपको बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया है। ठीक है, कि भारत जो है इस दिशा में क्या क्या कर रहा है, भारत की सरकार ने जो है क्या क्या चीज़ें जो है साइबर क्राइम को रोकने के लिए आपकी लॉन्च की हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं एक बार हम पढ़ेंगे इन्हें जरूर। देखिए, सबसे पहले है आपका साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, साइबर फ्रॉड जितने होते हैं ना उनको कम करने के लिए सेंटर बनाए गए हैं। दूसरा क्या बनाया गया है? एक वेब बेस्ड मॉड्यूल बनाया है, इसका नाम है आपका समन्वय। ठीक है, तो एक वेब बेस्ड मॉड्यूल है, इसके भीतर क्या है? एक आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके भीतर बच्चे आपका क्या है? साइबर क्राइम जिस प्रकार के होते हैं ना उसका एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार के हो रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, कौन से भारत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होते हैं, इस तरीके का जो है आपका एनालिसिस होता है। उसके बाद में जो है आपका एक साइबर कमांडोज प्रोग्राम भी है। साइबर कमांडोज प्रोग्राम में क्या किया जाएगा? कुछ लोगों को जो है आपको ट्रेन किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और उनको जो है रोकने के लिए, जो आपके साइबर थ्रेट साइबर क्राइम्स होते हैं इनको रोकने के लिए जो है इन लोगों को क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बच्चे आपका क्या है? सस्पेक्ट रजिस्ट्री बेस्ड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, एक सरकारी पोर्टल भी आपका खोला जाएगा जिसमें आपका क्या होगा? साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, रिपोर्टिंग मतलब समझते हैं ना, जो भी घटना ऐसी होती है आपके साथ, अगर कोई घटना होती है तो उससे जो है आपका एक गवर्नमेंट पोर्टल पे क्या कर सकते हैं? वहाँ पे जाकर के उसे लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है ये भारत में जितने भी कॉमर्शियल बैंक है ना उनके साथ में मिलकर के जो है सरकार बनाने की सोच रही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें बच्चे आपके भारत में हो रही हैं अलग अलग लेवल पे। सबसे पहले आपका साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर है जहाँ पे कि ये कोशिश की जाएगी कि साइबर क्राइम कम से कम हो। ठीक है, जब साइबर क्राइम आपके साथ में हो जाएगा, आपको अगर रिपोर्ट करना है उसे, तो उसके लिए जो है आपका क्या है? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। ठीक है, उसके अलावा जो है सरकार इस चीज़ का वो करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए जो है आपका एक इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है समन्वय। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोगों को ट्रेन किया जाएगा जो स्पेशली इसी फील्ड में काम करेंगे, उसमें होगा आपका साइबर कमांडो प्रोग्राम। ठीक है, तो बच्चे इतनी तरीके की चीज़ जो है आपका इंडियन गवर्नमेंट कर रही है साइबर क्राइम को कम करने के लिए। तो जिस भी एग्जाम में आपका कंप्यूटर आता है वहाँ पे साइबर क्राइम भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें जो है आपका ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे, जो आपका ये IC4 है, सॉरी I4C है। I का मतलब है इंडियन, 4C का मतलब है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स। ठीक है, इसका जो पहला फाउंडेशन डे है वो आपका मनाया गया, उसे संबोधित किया गया अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे। और 2018 में आपके इसकी स्थापना की गई थी, और अब जो है आपका धीरे धीरे इसके जो काम है वो जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो साइबर क्राइम के लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने आपका किया है। तो बच्चे आज आप लोगों ने देखा कि थ्योरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा रोक रोक करके, अगर आपको कोई न्यूज़ समझ में नहीं आती है ना तो रुक करके जो है, बहुत 2-3 ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ी है जो पहली बार पढ़े हैं। I4C आप लोगों ने पहली बार पढ़ा है ना, अनुसंधान जो फाउंडेशन है वो हमने पहली बार पढ़ा है। तो जो चीज़ें पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें जो है आपका नोट डाउन कर लेना
है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो स्टैटिक में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा बार पढ़ते हैं, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल कप है, उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है ना। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन मैंने आज आपको बताई हैं जो पहली बार आप लोगों ने पढ़ी है, तो उसे नोट कर लेना है, बाद के लिए आपके काम आएंगे, ठीक है। चलिए फिर, और उसके अलावा आरआरबी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई की, आरआरबी की किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, तो मेक इट इजी मैकेनिकल बच्चे मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके भीतर जाएंगे, आपको बहुत सारी टेक्निकल में और नॉन टेक्निकल में दोनों ही आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो अपनी नीड जानने की हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद में जो है आपको अपनी जो नीड है उसे पूरा करने के लिए जो है जाना है आपको ऐप के अंदर, ठीक है। मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, सिविल वाले बच्चों के लिए मेक इट इजी सिविल मोबाइल एप्लीकेशन है। दोनों ही अलग अलग है, कंटेंट आपका सेम रहेगा, नॉन टेक का कंटेंट आपका सेम रहेगा, टेक्निकल का आपको दोनों ही जगह अलग अलग है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।